हमारा संविधान विश्व के संप्रभु देशों में सबसे लंबा संविधान है और इसी संविधान का संक्षिप्त परिचय चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, प्रोफेसर विधि विभाग, डीआईवी डिग्री कॉलेज। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय हमारे संविधान का, जो हमारे दर्शकों के लिए, उन दर्शकों के लिए कि जो संविधान का सिर्फ नाम जानते हैं और संविधान के बारे में उनको इस तरह का कोई नॉलेज नहीं है, उसी नॉलेज को उनके जहनों से आशना कराने के लिए डॉक्टर साहब एक छोटा सा परिचय संविधान का देंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल विविध विचार में। बहुत बहुत धन्यवाद रईस जी कि आपने मुझे अपने इस मंच से बोलने का, इस विषय को रखने का एक अवसर दिया। और साहब ये संविधान ही है, आपके हाथ में माइक है, बिल्कुल, और मैं बोल पा रहा हूँ। वरना 1947 से पहले इसकी ये हमारी कल्पना से परे था कि ऐसा कभी हो पाएगा। बिल्कुल। अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसके लगभग 15 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, ठीक उसी दिन। और जो बचे हुए प्रावधान हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए और उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो अब आने वाला है जल्दी ही। और निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस का एक विशेष महत्व है हमारे सभी के जीवन में। हम लोकतांत्रिक जीवन में हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, इसीलिए बोल भी पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं। बिल्कुल। जब संविधान की बात होती है तो इसको बनाने में जो टीम लगी, जो संविधान सभा लगी, मैं बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बताते हुए अच्छा लग रहा है कि उसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग भी शामिल थे। और फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति बने। नेपाली थे, पारसी थे, सिंध थे, एसटी थे, और मैं कह रहा हूँ कि सभी वर्गों के लोगों ने इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब संविधान हमारा बनकर ये आइन मुकम्मल हुआ, बनकर तैयार हुआ, तो निश्चित रूप से जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सभी को बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, खेलने की, हर तरीके की आज़ादी और एक अच्छा जीवन जीने की आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, वो सारे के सारे अधिकार इस संविधान में समाहित हैं। सब इसमें, इसके अंदर है। और एक खूबसूरत किताब है। कई बार लोग आलोचना करते कि साहब ये तो उधार का थैला है, कई राइटर्स ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ। और मैं बताऊं आपको कि 11 माह और 18 दिन कई सेशन हुए, उनमें एक लंबा डिस्कशन और डेलिब्रेशन हुआ और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, ये संविधान, ये आइन बनकर तैयार हुआ। और जो जो चीज़ें धरातल पर अच्छी हो सकती थी हमारे यहाँ, विदेशों के, विश्व के बहुत सारे संविधानों को पढ़ के वो चीज़ें यहाँ अप्लाई की गई और यहाँ के लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद लगे उन चीज़ों को रखा गया। तो ये हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा एक महत्व है। और आप जब संविधान पढ़ेंगे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 22 भागों में था, 22 भागों में बना, 395 इसमें अनुच्छेद रखे गए। और समाज का कोई वर्ग, आपका कोई भी जीवन का आयाम, सरकारों के आयाम, जो भी सरकारें करेंगी, वो कोई भी चीज़ संविधान से परे नहीं है।
देश संविधान से, देश कानून से चलता है। सरकारें तो 5 साल बाद बदलती हैं और सरकारें संविधान के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य है। संविधान ही है जो सरकारों को कहीं ना कहीं सोवरन पावर देता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं जो सरकारें चुनते हैं और सरकारें देश को चलाती हैं। जी बेशक, भले ही सरकार कोई भी आए लेकिन उस सरकार के लिए बाध्य है कि वो संविधान के अनुरूप ही चले। और बेशक डॉक्टर साहब ने कहा कि संविधान में जो यहाँ पर बातें ली गई है दुनिया के दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ से, मुख्तलिफ ममालिक से, वही बातें ली गई है जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो। अब मालूम हुआ है कि जो एक ओरिजिनल कॉपी है संविधान की, इसमें चित्रों के ज़रिए कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है। और ये भी हमें पता लगा है कि डॉक्टर साहब ने उस ओरिजिनल कॉपी की ज़ीरॉक्स कॉपी यहाँ पर मंगवाई है। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि उन चित्रों के ज़रिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है संविधान के रचयिता ने, और उनकी कहाँ तक चित्रों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे संविधान में। निश्चित रूप से हमने एक प्रयासों से एक ओरिजिनल कॉपी की जो प्रतिकृति है, जो संविधान जो हमारी लोकसभा है उसके सचिवालय में उपलब्ध है, वो हमने एक मंगवाई है और उसको अब जल्दी ही हम लाइब्रेरी में अपने कॉलेज की वो रखवाने वाले हैं। और हम जैसा हमारे पास ये एक बेयर एक्ट है, ये खाली बेयर एक्ट है, इसमें वो चित्र नहीं है, लेकिन जब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं और उसकी जो कॉपी है वो हमें मिली है, तो उसके 22 के 22 भागों की शुरुआत में 22 चित्र बने हैं। और उन चित्रों की आप खूबसूरती देखिए, जैसे कि उसमें भाग 3 में अगर आप देखें तो राजा राम है, सीता है और लक्ष्मण है। चौथा भाग जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वहाँ श्री कृष्ण है जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वैदिक काल हो या बुद्ध के उपदेश हो, महावीर का जीवन हो, मौर्य हो, गुप्त काल हो, मुगल काल हो, गांधी हो, सुभाष हो, हिमालय हो, सागर हो, नटराज हो, इन सब के चित्र उसमें बने हैं हर एक भाग की शुरुआत में, जिनके माध्यम से, जिनको कि जो नंदलाल बोस विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं रहे हैं विश्व भारती के, उनसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पंडित नेहरू जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने की कि आप ऐसे चित्र बनाइए। यानी स्टेप बाय स्टेप उसमें चित्र हैं। उन चित्रों के अपने मतलब मैं थोड़ा सा ज़रूर आपको बताऊंगा। साथ साथ इसे कैलीग्राफी में लिखवाया है और वो कैलीग्राफी में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और निश्चित रूप से वो ऐसी यानी राइटिंग है कि वो उसके सामने टाइपिंग भी हमारी फेल है। ऐसी आप टाइपिंग भी नहीं कर पाएंगे जितना सुंदर उन्होंने लिखा और जितने सुंदर वो चित्र हैं। अब अगर बात करें चित्रों की, जैसे मैं जो समझ पाया, जैसा तीसरा भाग है मैं अभी आपको बता रहा था, राजा राम है, तो वो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है। और आप देखें कि फंडामेंटल राइट की सबसे ज़्यादा जो बड़े संरक्षक मैं मानता हूँ वो श्री राम है। श्री राम इसलिए हैं कि देखो आप, सब राजा का बेटा होते हुए वो वन चले गए, वन जाकर सबरी के झूठे बेर खाए, महिला का सम्मान किया, गरीब का सम्मान किया। आप देखिए कि उनकी सेना में कौन लोग थे, सारे वनवासी थे, वन में थे भाई, हनुमान जी लिए। फिर आप देखिए कि केवट की नाव में बैठकर जाते हैं, तो वहाँ उस मल्लाह की नाव में बैठे। और आप देखिए कि पूरा का पूरा जीवन कहीं ना कहीं वंचितों शोषितों के लिए जिए।
और उनकी सेना बनाई, यानी उन्होंने एक जो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग था उसको सशक्त करने की कोशिश की, उसको साथ मिलाकर चले। वरना राम चाहते तो अकेले भी युद्ध कर सकते थे जाके, और अपने अयोध्या की सेना को भी ले जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के चैप्टर के पीछे उनका ये औचित्य है। और निश्चित रूप से ये जो चित्र है वो एक बड़ा परिदृश्य है, और हमें संकुचित नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी धर्म विशेष के थे, पूरे देश के थे। राम पूरे देश के रहे, वो सब चारों धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब उनको मानते हैं, और निश्चित रूप से पूरे देश, पूरे समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, एक आदर्श के रूप में। अगर चौथे भाग की बात की जाए तो वहाँ श्री कृष्ण है और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को जो गीता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी धर्मों के लोग गीता को भी इतना ही मानते हैं। चाहे मुसलमान हो कुरान को मानते हैं, लेकिन गीता का भी अपना शास्त्र। मैं मुस्लिम लॉ भी पढ़ाता हूँ कॉलेज में, बातें कुरान से बहुत मिलती है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो गीता बहुत पौराणिक है। और मुझे लगता है कि कुरान भी, जो कुरान नबी साहब है, उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन करके, सारी चीज़ों को अध्ययन करके, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं मुस्लिम लोग को जब पढ़ते हैं। मैं कहूँ किसी भी धर्म की जो चीज़ें हैं वो सब उससे कहीं ना कहीं मेल खाती है, मिलती जुलती है। और श्री कृष्ण और अर्जुन इसलिए है, वहाँ श्री अर्जुन को आप राज्य के रूप में देखिए, श्री कृष्ण को संविधान के रूप में देखिए। वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, धर्म के लिए लड़ो, लोक कल्याण के लिए लड़ो, और पूरा का पूरा पाठ 4 वो लोक कल्याण की बात करता है। यानी धर्म के लिए अपना पराया न देखो। जो धर्म का अर्थ आप वहां मत जाइए। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। धर्म का मतलब कि हमारा क्या कर्तव्य है, स्टेट का क्या कर्तव्य है। और आप एक विचित्र बात देखिए, मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जो वन्य जीव हैं, जो जीव हैं वो निम्न कोटि के योनि है, पेड़ पौधे ये सब में जीव है, जो श्वास लेता है उसमें जीव है। आप देखिए कि पार्ट जो 4 है वहाँ वन्य जीव संरक्षण है, वहाँ आप देखिए कि जो पर्यावरण के संरक्षण की बात है, वहाँ मानव कल्याण की बात है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो पार्ट 4 है उसमें श्री कृष्ण उपदेश देते दिखाई देते हैं। हर एक आर्टिकल में, हर एक अनुच्छेद में कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। तो अपनी एक यूटिलिटी है। बादशाह अकबर है, बादशाह अकबर एक जगह जो यूनियन और स्टेट के जो डायरेक्शंस हैं वहाँ दिखाई देते हैं आपको। वो सामने उनके बैठे हैं, वो निर्देश दे रहे हैं उनको, तो उसका अपना एक यूटिलिटी है। आप देखिए कि वहाँ महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की अपनी एक छवि है पूरे देश में, एक वीरता की छवि है। हिमालय है, हिमालय हमारी सीमा की रक्षा के लिए है, पूरा का पूरा उसका अपना एक योगदान है। सागर है, सागर का हमारा अपना एक महत्व है। झांसी की रानी है, महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, सबसे बड़ी वीरांगना हुई है। आप देखिए कि शिवाजी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी है जिन्होंने देश को चलाया, एक नई डायरेक्शन दी और बिना किसी रक्त क्रांति के देश को आज़ाद कराया। तो एक अपना इनका, इन चित्रों का महत्व है। और निश्चित आप जल्दी ही इनको, लाइब्रेरी है हमारा, मूड कोर्ट हॉल है, उसमें जल्द ही आप इनको पाएंगे। और निश्चित रूप में आपको पूरा घुमाऊंगा, उससे पूरी की पूरी जो गैलरी हम लोग बना रहे हैं, और निश्चित रूप से वो एक अपने आप में एक बड़ा महत्व रखेगी। जी, बेशक बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जी संदेश लीजिए कि जी क्या संदेश देता है। चित्रों के ज़रिए जो बहुत अच्छी बातें बताई गई है, और ये चित्र किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए नहीं थे, बल्कि जैसे कहा जाता है कि सदाबहार आने वाले वक्त तक के, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशनों का ये मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस तरह के चित्र इसमें दिए गए। हर चित्र की अपनी एक महत्व है। जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, श्री राम का जो अपना एक पिता की भक्ति, पिता का हुक्म मानने के लिए अपने महल को छोड़कर जंगल चले गए। और सबसे बड़ी बात है कि श्री राम ने अपनी फ़ौज का सहारा न लेते हुए दबे कुचले जो लोग हैं या जीव है उन्हें साथ लेके संदेश दिया कि हर किसी को साथ लेकर चलना चाहिए। वो ही हकीकत में सही मानों में सही राजा कहलाता है।
तो आखिर में एक संदेश और हम डॉक्टर साहब से लेना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं। एक संविधान का जो महत्वपूर्ण संदेश है, जो मैं निश्चित रूप से जो हमारे छात्र हैं जो इस वीडियो को सुनेंगे, चैनल को देखते हैं, या हमारा समाज है, उसको ये संदेश दूंगा कि वो संविधान को पढ़ें, उसमें जो कम से कम प्रिएम्बल को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रिएम्बल हम सबको आबद्ध करती है कि हम आपस में बंधुता रखें। कोई धर्म हो, जाति हो, कोई मजहब हो, हम सब एक होकर चलें, पूरा देश एक सूत्र में चले, राष्ट्र की एकता व अखंडता बनी रहे, और हर एक इंडिविजुअल की, चाहे कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसकी अपनी एक गरिमा है, और उसकी गरिमा की हम एक दूसरे की गरिमा की रक्षा करें, और उसकी किसी की गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचाए। वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने अपने संदेश में कही कि जो प्रेमबल को जो बात बताई, क्योंकि देश की जो हमारी पहचान है पूरी दुनिया में, वो अखंडता के लिए है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो बात की जाती है, वही हमारी पहचान है। अगर इससे अलग चलेंगे तो हम वाकई हमारे देश की पहचान धूमिल होती जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बात और याद आती है कि जब ईरान की क्रांति हुई थी 1979 में, तो वहाँ के जो मौलाना खुमैनी थे, जिन्होंने जो अमेरिका समर्थित शाह हुकूमत थी उसे हटाया था, उस वक्त उन्होंने इंडिया को ये कहकर तारीफ़ की थी कि यहाँ पर एक ही कम्युनिटी है, इन्हें एक साथ खड़ा करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। लेकिन उस देश को सलाम करना चाहिए कि जिस देश में विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म मौजूद है, डिफरेंट धर्म मौजूद है, और सब एक साथ होकर जिन्होंने 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश की, और यही हमारी देश की तरक्की का रास्ता है। विविध विचार के लिए मुजफ्फरनगर से मोहम्मद सुहेल के साथ और डॉक्टर कुलदीप सिंह जी के साथ रईस सेठी।